डी हो। पहले उसने बताया कि आप इंडियन हो, फिर उसने बताया कि आप ABCD हो। ABCD क्या मतलब क्या? बोलता है A का मतलब अटॉर्नी जनरल, B का मतलब बैंकर, C का मतलब कंसल्टेंट, D का मतलब डायरेक्टर। तो उसने पूछा कि पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या बोलते हैं? बोलते छोटा ABCD भी होता है ना। वो क्या होता है? A यानी आतंकवाद, B यानी बंदूक रखने वाला, C यानी कुली, D यानी दरवार। तो आप भी बहुत बड़े एक जनरल मैनेजर होंगे। तो उसने बताया कि नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप जरूर PhD कर रहे होंगे। तो ये कैसे आप बता रहे हो? लेकिन हमारे देश में और कौन कर रहा है जी PhD? सारे यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक से लेकर टॉप में MTech कौन कर रहा है? इंडियन। PhD कौन कर रहा है? इंडियन। मैं अभी कोरिया गया था। दक्षिण कोरिया में 500 भारतीय लोग PhD कर रहे हैं। आपने 20 साल पहले कभी भी सैमसंग का नाम नहीं सुना होगा, LG का नाम नहीं सुना होगा। अचानक LG और सैमसंग इतने बड़े कैसे हो गए, दुनिया भर में कैसे चले गए? और नोकिया को उन्होंने तो उड़ा दिया। आज कोई नोकिया नहीं खरीदता है, ब्लैकबेरी कोई नहीं खरीदता। ऐसा कैसे हो गया? कोरिया और अमेरिका, जब रूस मौजूद था दुनिया में 1990 के पूर्व, भारत रूस का मित्र और कोरिया अमेरिका का मित्र। क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ लड़ने के लिए दक्षिण कोरिया का उपयोग कर रहे थे अमेरिका, इसलिए अमेरिका ने कहा कि उत्तर कोरिया को कंट्रोल में रखने के लिए तुमको जो चाहिए वो सब हम दे देंगे टेक्नोलॉजी। वहां के अच्छे अच्छे सड़क बना दिए, वहां के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी बनाकर दे दिए। वैसे उन्होंने चीन को भी बहुत मदद किया था कि भारत को कंट्रोल में रखो, इसलिए हम तुमको जो चाहिए हम देंगे। इसलिए चीन आज चमक रहा है। 1970 में जो पिंग पोंग पॉलिसी निक्सन का हुआ था कि भारत में 1971 में हमने अमेरिका को धमकी देकर उनके सारे सेबर जेट्स को उड़ा दिए थे, उनके पैटर्न टैंक्स को उड़ा दिए थे। और 7th फ्लीट जो भारत के समुद्री तट पर आ रहा था, तो हमने चेतावनी दी कि हमारे सुइसाइड बॉम्बर तुमको उड़ा देंगे। तो 7th फ्लीट को पीछे हटना पड़ा। ये बहुत बड़ा शर्मनाक हार अमेरिका को हमने दी। तब अमेरिका ने चीन को बोला कि जितना हो सके भारत को दर्द दो, और पाकिस्तान को बताया कि तुम भारत को लेट इंडिया ब्लीड, जो चाहिए उतना पैसा मैं देता हूँ। इसलिए आज चाइना बहुत आगे निकल गया है, हमें कोई चिंता नहीं है। चाइना बहुत साल नहीं रहने वाला है। आतंकवाद के कारण उन्होंने अपने देश को जो दबा के रखा है, 20 साल के अंदर टूटेगा। दूसरा जो है, तो उसी प्रकार जब कोरिया को उन्होंने इतने सारे टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सब दे दिए, लेकिन उसको कैसे चलाना वहां तो नहीं मालूम। एक समय सैमसंग बहुत छोटा सा कंपनी था, बहुत आधुनिक, उनके पास बहुत सारे उपकरण थे अमेरिका से पाए हुए, लेकिन कैसे चलाना मालूम नहीं। 1990 में रूस टूट गया। उसके बाद वो जो शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर, वो समाप्त हो गया। अब कोई देश के नेता दूसरे देश जा सकते हैं। तो तुरंत कोरिया के राष्ट्रपति भारत में आए थे 26 जनवरी के। अपने इस बार ओबामा जैसे वैसे वो आए थे, और उन्होंने कहा कि देखिए जी, हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे हार्डवेयर पड़े हैं, उसको चलाने की क्षमता आपके इंजीनियर्स के पास है, उनको जरा वहां भेज दीजिए। वो वहां आएंगे तो करोड़ों रुपए का माल है। वो आए, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और हमारे हार्डवेयर दोनों मिलकर हम दुनिया के राज्य कर सकते हैं। आप देख लीजिए इंटरनेट पे जाकर। उसके बाद जैसे भारतीय वहां गए, तो सैमसंग धीरे 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 आज एप्पल को भी चैलेंज कर सकता है, वहां तक पहुंच गए। सैमसंग का R&D का चीफ कौन है मालूम है? उसका नाम है प्रणव मिस्त्री। आज अनेक देशों में, अमेरिका में से भारतीयों को निकाल दो, अमेरिका की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। इंग्लैंड से वहां के सारे शाह और मिस्त्री को निकाल दीजिए, वहां का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। कोरिया से इंडियन साइंटिस्ट निकाल दीजिए, सैमसंग नीचे गिरेगा। ऐसे दुनिया में अनेक देशों में भारतीयों ने बहुत सारा काम किया है। काफी कुछ मैंने बताया है, और एक बात आपको बताना है जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं बताया जाता है। 1498 में
वास्को ड गामा भारत आया था। पानी के जहाज से वो भारत पहुंचा, दक्षिण भारत में। पहली शताब्दी से लेकर 1498 या 1500 तक आप देखेंगे पूरे यूरोप में एक नामवंत वैज्ञानिक नहीं दिखाई देगा। 1498 में जो आया था, व्यापार के लिए आया था, व्यापारियों को लेकर, यहाँ के लोगों को धर्मांतरण करने के लिए धर्म पादरियों को लेके आया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम उसने किया कि यहाँ के भारतीय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल साइंस के सारे पुस्तकों को अनुवाद करके अपने देश ले जाना चाहिए। 12वीं 13वीं शताब्दी में केरल में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स था। आज जो आपको न्यूटन के नाम पे बताया जाता है, ग्रेगरी नाम पे सीरीज चलाया जाता है, गणित के जो बहुत सारे जो कैलकुलस में इन्फाइनाइट सीरीज बताया जाता है, ये सब 500 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले केरल के मैथमेटिशियंस ने बनाया था। इन सब को उन्होंने अनुवाद किया, यूरोप के विश्वविद्यालय में लेकर गए। उसके बाद आप देखते हो कि जैसे हमारे पुस्तक वहां गए, उन पुस्तकों को जिन्होंने भी समझकर अपनी अपनी भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया, उनको आप बता रहे हो कि ये महान वैज्ञानिक है। उनमें से एक नाम है निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस ने 1530 में ये बताया द रेवोल्यूशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज, यानी सौर्य मंडल में ये सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं। विश्व को मालूम भी नहीं था कि भूगोल होता है। हमारे प्राचीन काल में सबसे प्राचीन ग्रंथ दुनिया का तो है वेद। वेद काल से हमें मालूम है कि भूगोल है। हमने बताया है सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन, जिसको हमने कहा रविवार, रवि यानी सन यानी संडे, जिसको हमने कहा सोमवार, सोम यानी मून, उसे मून डे यानी मंडे, जिसे हमने कहा शनिवार, शनि यानी सैटर्न, सैटरडे। हमारे यहाँ नवग्रह की प्रथा होती है। नवग्रह में राहु और केतु और एक्स एंड वाई एक्सिस समझ लीजिए, बाकी 7 ग्रह होते हैं। तो आर्यभट्ट से पूछा कि क्या अंतरिक्ष में केवल 7 ही ग्रह है क्या जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो उसने बताया 7 नहीं, 7000 नहीं, उससे भी अधिक है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए वो इतने दूर है या इतने छोटे हैं कि उसका कोई परिणाम पृथ्वी पे नहीं होता है, इसलिए वी डोंट टेक देम इनटू अकाउंट। आज यही कारण बताकर नेपच्यून को भी उन्होंने निकाल दिया कि इट इज नो मोर ए प्लैनेट। तो आपको समझ में आएगा कि हजारों साल पहले हमने जो बताया वही ग्रह आज भी विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे जो ज्ञान था वो यहाँ से पर्कुलेट होते हुए वहां गया। तो कोपरनिकस लिखता है कि प्लैनेटरी मोशंस ऑफ द हेवनली बॉडीज। कहां से उसको ज्ञान मिला? भारत से। कहते हैं कि द फादर ऑफ कैलकुलस न्यूटन है या लेनिट्स है करके वहां विवाद चल रहा है। एक के नाम पे d/dx है, एक के नाम पर fx है। लेकिन मालूम है, एक बताता है कि इसने मेरे से चोरी किया, उसने कहता है कि उसने मेरे से